हे गाइस, वेलकम टू लॉसिफाइड। आपने टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही लिया होगा कि हम बात करने वाले हैं आज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की। किसकी बात करेंगे? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की। लेकिन क्यों करेंगे इसकी बात? क्योंकि देखो, एमपीसीजे और डीजेएस में ये बहुत अच्छे वेटेज के साथ आता है, जो कि है 5 से 8 नंबर का सवाल। डीजेएस में तो पक्का से ये 7 से 8 का आता ही आता है। तो जब कंपटीशन इतना कट थ्रोट हो कि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो मुझे पता है कि आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के 5 से 8 नंबर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहेंगे। दूसरी चीज़, ये जो माइनर एक्ट्स हैं लाइक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लाइक क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि और भी हैं, लिमिटेशन है ना, पार्टनरशिप है, एक्सेट्रा। ये सब बहुत अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें आपको कम मेहनत में पूरे मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने एसआरए अच्छे से पढ़ लिया है ना, तो 5 से 8 नंबर जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये आपके कहीं गए नहीं हैं, आप इनको ईजिली अचीव कर सकते हो। तो जैसे 42 सेक्शंस हैं इसमें, 44 थे, 42 हैं अब। इनको अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो आपके इसमें सारे मार्क्स कहीं नहीं गए। तो इसको कैसे पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, ये सब जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। एंड हियर वी गो। तो देखो, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। पहले तो हम देखेंगे इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस को। यहाँ पे है ना कि कौन सा सेक्शन है जो कि इंडेक्स बेस्ड सवाल आते हैं। फिर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को, कि कौन से सेक्शंस या प्रोविजंस हैं जिनसे कॉन्सेप्ट पूछा जाता है ना। हम आपको बताएंगे ये पूरा पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस करके कि कौन कौन से प्रोविजन से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है। इसके अलावा हम आपको जनरल जूरिस्प्रूडेंस भी बताएंगे, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन इससे पहले कि हम एक्ट में आगे बढ़ें, देयर इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट दैट आई नीड टू टेल यू। तो देखो, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आई एम श्योर आपको कभी ना कभी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ गाइडेंस चाहिए होती होगी सब्जेक्ट से रिलेटेड, है ना। तो अगर आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या आप कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे गाइडेंस नहीं सीख कर पा रहे हैं, तो देखो, अनअकैडमी आपके लिए लाया है फ्री स्पेशल क्लासेस। मैं भी वहाँ पे स्पेशल क्लासेस लेती हूँ। मैं अपने प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो जो भी मेरी क्लास जब भी होगी आपको उसका अपडेट मिल जाएगा। इसी तरीके से टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए हमारे, उससे भी आपको क्लासेस का अपडेट रहेगा। तो जैसे मैं स्पेशल क्लास लेती हूँ, और भी बहुत काबिल एजुकेटर्स हैं जो अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास लेते हैं। आप उन सब क्लासेस को देखिए, और ये आपका ना पूरा फ्री में मिलने वाला कंटेंट है, कोई पैसे नहीं देने इसके, और इसका आपको एक्चुअली में बेनिफिट होगा। बाकी ये देखिए, एक्सेलरेट 4.0 और चैलेंजर सीरीज़ है। ये क्या होता है, इसमें सैटरडे संडे आपका टेस्ट होगा, जिसमें आप लॉ के साथ साथ अपना करंट अफेयर्स भी चेक करते रह सकते हैं। ये भी बिल्कुल फ्री है ना। तो ये सब आप अवेल करिए, सुविधाएं हैं, अवेल करिए। और इन सबको अनलॉक करने के लिए आपको हमारा कोड यूज़ करना होगा, लॉसिफाइड। ठीक है। और बाकी ये देखिए, हैंडल्स हैं अनअकैडमी जुडिशरी का, और इनको फॉलो करिए तो बढ़िया अपडेट मिलेगा। तो चूँकि देखो यार, ये सब कंटेंट फ्री में है ना, इसको अवेल करो और हेल्प लो और आगे बढ़ो, बढ़िया तैयारी करो, है ना। कोई टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलो आओ करते हैं एसआरए का श्री गणेश। तो पहले तो समझो कि एसआरए जो है ये आपका 1963 का एक्ट है ना। कर्सर का मूवमेंट आप मेरे देखिए। और एसआरए बात करता है स्पेसिफिक रिलीफ की, है ना, रिलीफ। तो ये बहुत सारे तरीके के स्पेसिफिक रिलीफ दे सकते हैं। किन किन तरीके के? पहला रिलीफ आप ये देख रहे होगे, रिकवरिंग पोजेसन ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरा होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। इसके अलावा आपके पास रिलीफ है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डिक्लेरेटरी डिक्री, या प्रिवेंटिव रिलीफ, जिसमें आते हैं हमारे इंजंक्शंस। तो ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ, क्या इनके अलावा कोई स्पेसिफिक रिलीफ नहीं है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके अतिरिक्त भी स्पेसिफिक रिलीफ हो सकता है और वो दिया जा सकता है। ठीक है, ये बात लिखी है इस एक्ट के प्रियम्बल में। अब इस एक्ट का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे। पार्ट 1 प्रिलिमिनरी, पार्ट 2 स्पेसिफिक रिलीफ की बात करता है, और पार्ट 3 जो है ये प्रिवेंटिव रिलीफ की बात करता है। लेकिन चैप्टर हैं 8 और सेक्शंस हैं 44, जिसमें 2 नीचे के रिपील हो गए हैं और अब हैं 42 सेक्शंस। ठीक है, कर्सर फॉलो करते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन वाइज समझते हैं कि किस में क्या क्या गिवन है। तो पहले तो देखो, इस एक्ट की नंबर याद कर लो। एक्ट नंबर 47 ऑफ 1963 है ये, है ना। इसका कमेंसमेंट हुआ था 1 मार्च 1964 से। इस डेट को आप याद रखिएगा, है ना।
और अच्छे से आगे बढ़ते हैं। और इसमें हम मेजरली देखने वाले हैं 2018 के अमेंडमेंट्स भी, क्योंकि वो काफ़ी मेजर अमेंडमेंट थे, ठीक है। तो उनको हम डिस्कस करते चलेंगे विद देयर लेजिस्लेटिव इंटेंट ऑल्सो। तो देखो आगे शॉर्ट टाइटल में तो ऐसा कुछ खास है नहीं बताने को। 2 डेफिनेशन क्लॉज इसका काफ़ी छोटा है, इसमें सिर्फ 5 डेफिनेशंस हैं। सेविंग्स है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन सेक्शन 4 जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखा है कि स्पेसिफिक रिलीफ सिर्फ और सिर्फ मिलेगी इन्फोर्स करने के लिए इंडिविजुअल सिविल राइट्स, और पीनल लॉज को आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। और एक बात समझो, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है मियर, है ना, देख रहे हो। मियर का क्या मतलब है? मियर का मतलब ये है कि सिर्फ आप पीनल लॉ को इन्फोर्स नहीं करा सकते हो, कोई और ऑब्जेक्टिव है और उसमें उसके साथ ही साथ, मतलब ऐसे गेहूं के साथ घुन में भी अगर पीनल लॉ इन्फोर्स हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पीनल लॉ आप इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। सेक्शन 4 क्लियर हो गया, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 5 पे आते हैं। सेक्शन 5 और सेक्शन 6 बात करता है रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, और ये कौन सी प्रॉपर्टी? 5 और 6 बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का। कौन सी प्रॉपर्टी का? इमूवेबल प्रॉपर्टी का। तो 5 और 6 में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या है ये देखते हैं। तो देखो 5 बात करता है कि आप स्पेसिफिक, पहली बात कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? इमूवेबल, स्पेसिफिक। तो ये कहता है कि अ पर्सन इंटाइटल टू पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन कौन कर सकता है? ओनर कर सकता है? नहीं, जिसके पास पोजेशन है वो ये रेमेडी इन्फोर्स करा सकता है। वो ये कह रहा है कि जिस किसी के पास भी पोजेशन इंटाइटलमेंट है वो उसको रिकवर कर सकता है एज पर सीपीसी। अब कैसे, कौन रिकवर कर सकता है, ये सब कुछ लिखा है 6 में। 6 में एक तरीका है रिकवरी का जो कि है सूट, और उसके बारे में बताया गया है। इसमें क्या बोला है? कोई भी पर्सन अगर डिस्पोसेस्ड है विदाउट हिज कंसेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज देन इन कोर्स ऑफ लॉ। तो ये पहली बात तो समझो कि जो सेक्शन 6 है ये पोजेशन को प्रोटेक्ट करता है, और पोजेशन लॉ से जस्टिफाइड नहीं होना चाहिए। अब आती है एक अमेंडमेंट वाली बात, ही और एनी पर्सन। ही और एनी पर्सन, इसका क्या मतलब है? ये 2018 अमेंडमेंट से आया है कि इसका एम्बिट बढ़ा दिया है। जो आदमी डिस्पोजेस हुआ है उसके अलावा भी कोई आदमी जो थ्रू होम ही हैज़ बीन इन पोजेशन, वो भी क्लेम कर सकता है सेक्शन 6 में अपना राइट, ठीक है। इसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट बातें क्या है? इसमें इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि 6 महीने का लिमिटेशन पीरियड है फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन, और कोई भी ऐसी सूट नहीं आएगी अगेंस्ट दी गवर्नमेंट। अनदर इम्पॉर्टेंट बात इज़ देयर इन क्लॉज 3 जो कि कहता है कि कोई भी ऑर्डर या डिक्री जो पास हुई है सेक्शन में उसके खिलाफ अपील और रिव्यू दोनों नहीं लाई करेगा। ये बहुत दफ़े प्रिलिमिनरी में पूछा जाता है, इसको आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद ये तो पोजीशन प्रिवेंट, मतलब पोजीशन को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि ये टाइटल के बेस पे सूट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। टाइटल के बेस पे सूट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ऐसा कहीं भी इसमें मेंशन नहीं है। चलो अब आते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर ली, अब 7 और 8 में मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हुई है, ठीक है। इसमें भी यही बात लिखी है कि सीपीसी के हिसाब से आप उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। अ ट्रस्टी में सू अंडर दिस सेक्शन एज पर एक्सप्लेनेशन 1, ठीक है। बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए ट्रस्टी भी कर सकता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि स्पेशल और टेम्प्रेरी राइट टू द प्रेजेंट पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सफिशिएंट, ठीक है। तो ये दोनों एक्सप्लेनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। फिर आता है सेक्शन 8, इसमें भी वैसी बात है। ये कहता है कि कोई पर्सन अगर पोजीशन में है नॉट एज ओनर, तो उसको डिलीवर करना पड़ेगा उन पर्सन्स को जिनको इंटाइटलमेंट है इमीडिएट पोजीशन का, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी सेक्शन 9 इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि अगर आपका रिलीफ है जो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट से आ रहा है, ठीक है, अगर आपका रिलीफ है जो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट से आ रहा है तो आप वो डिफेंसेस भी यूज़ कर सकते हैं जो किसी कॉन्ट्रैक्ट पे अवेलेबल होगी, ठीक है। अब आता है सेक्शन 10। देखो सेक्शन 10 जो है ये पूरा जो है 18 के अमेंडमेंट से आया है। ये कहता है कि सेक्शन 11 क्लॉज 2, सेक्शन 14 और सेक्शन 16 को ध्यान में रखते हुए, इनके प्रोविजंस को मद्देनज़र रखते हुए
specific performance of the contract shall be enforced. Mark my words, shall be enforced. इसको गोल्डन अक्षरों में लिख लो कि shall be enforced लिखा है यहाँ पे। मतलब क्या है, may नहीं है, कोर्ट का डिस्क्रिशन नहीं है, होगा shall, मतलब कोर्ट को करना ही पड़ेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एक्सेप्ट 11 to 14 and 16। 11 to 14 16 हम अब भी आगे देखते हैं, 11 पे तो आएगा। 11 बात करता है केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कनेक्टेड विद ट्रस्ट इन्फोर्सिएबल। तो यहाँ पे भी पहली बात तो शाल प्रोविजन है, ठीक है। और क्लॉज 2 में ये कहता है कि अगर कोई ट्रस्टी है जो अपनी पावर से आगे जाके एक्सेस ऑफ हिज पावर या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखते ही सेक्शन 10 में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना है। दूसरी चीज़, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ट्रस्ट से रिलेटेड इंडेक्स बेस्ड सवाल आएगा तो 11 लिखोगे, डिफेंसेस से बेस इंडेक्स बेस्ड सवाल आएगा तो 9 लिख के आओगे, ठीक है। 4 इंडेक्स बेस्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे बढ़े 12 में, तो कहीं भी अगर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात आए तो सेक्शन 12 बेहिचक मार्क कर देना। तो जनरल रूल तो ये कहता है कि ये देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके ना कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं सेक्शन 12 से। तो देखो सेक्शन 12 क्या कहता है कि जनरली तो भाई आप पार्ट परफॉर्मेंस नहीं करा सकते हो कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन देयर इज एक्सेप्शन, ठीक है। देखो क्या एक्सेप्शन है कि मान लो एक पार्टी है जो कि पूरा पार्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन जो पार्ट अनपरफॉर्म्ड है वो छोटा सा पार्ट है और उसके लिए बढ़िया पैसे में कॉम्पेंसेशन दिया जा सकता है। तो ऐसी केस में कोर्ट क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सो मच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज कैन बी परफॉर्म्ड, और बाकी के लिए मनी का वो हो जाएगा। तीसरी बात क्या है कि वेर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट एंड द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड, वो अगर कंसिडरेबल पार्ट है, भले ही पैसा मिल रहा है, और अगर पार्टी एडमिट नहीं कर रही है कॉम्पेंसेशन, तो उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डिक्री नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा ध्यान से, बस ये समझिएगा कि पार्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो 12 में है प्रोविजन, और जनरली पार्ट परफॉर्मेंस नहीं आता। अभी अगर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगी ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर आता है सेक्शन 13, ये कहता है कि अगर परचेज़र या लेसी के पास वेंडर के पास या लेसर के पास इम्परफेक्ट टाइटल है, तो परचेज़र और लेसी के पास टाइटल मतलब उनको उनके अगेंस्ट, उनके फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना पड़ेगा जब लेसर या वेंडर के पास राइट्स आ जाएं, ठीक है। सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट, ए में देखिए वेंडर और लेसर है सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर्ड एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके अलावा कॉन्करेंस चाहिए और किसी भी थर्ड पार्टी का, और वो बाउंड होते हैं कॉन्करेंस देने के लिए, तो ऐसा कॉन्करेंस भी लिया जा सकता है, ठीक है। अगर अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी बोल रहा है कि वेंडर हम बेचेंगे और प्रॉपर्टी मॉर्गेज वॉर्गेज है, तो ये सब रिडम्शन के अधिकार हैं, जिससे देखो तुम ये बस बेसिकली समझो कि यहाँ पे परचेजर और लेसी के राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो सब किया जाएगा अंडर दिस सेक्शन, ठीक। फिर आते हैं 14 में, तो देखो सेक्शन 10 आपको याद होगा, उसमें 11 to 14 और किसकी बात हुई थी, 16 की। तो 11 to हमने पढ़ लिया, अब 14 को ध्यान से देखते हैं। ये कहता है कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल नहीं है स्पेसिफिकली। तो देखो कौन कौन से स्पेसिफिकली इन्फोर्सिएबल नहीं है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके अलावा सब इन्फोर्सिएबल होंगे स्पेसिफिकली। तो देखो ये 4 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ABCD जो कि स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकते हैं। पहला तो जिसमें आपने सेक्शन 20 के अंडर सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर लिया हो। दूसरा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी हो जो कि कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि काफ़ी पर्सनल क्वालिफिकेशंस पे डिपेंड करता हो, जैसे मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है MF हुसैन की पेंटिंग खरीदने के लिए, तो वो पेंटिंग में बात MF हुसैन की ही होनी चाहिए, उनकी पर्सनल क्वालिफिकेशन की ही बात होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में कोर्ट स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट नहीं करा सकता है, कैनॉट इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मटीरियल टर्म्स। पर्सनल क्वालिफिकेशन का यहाँ पे ये मतलब है किसी और से नहीं करा सकता है MF हुसैन वाले एग्जाम्पल में।
तो देखो डी का क्या मतलब है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल, या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जो कि अपने नेचर से ही डिटर्मिनेबल हो, ठीक है। बाकी देखो 14A काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अमेंडमेंट से आया है। ये सेक्शन बेस्ड इंडेक्स बेस्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो एक्सपर्ट्स को इंगेज कर सके, ठीक है। क्या कहता है कि अगर कोर्ट को लग रहा है नेसेसरी टू गेट एक्सपर्ट ओपिनियन टू असिस्ट इट ऑन एनी स्पेसिफिक इशू इन्वॉल्व इन द सूट इट मे एंगेज, ठीक है। इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, है ना, काम आएगा। बाकी इंडेक्स बेस से सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सेक्शन 15 कि कौन कौन ले सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब देखो मेंस में इससे बहुत सवाल बनता है रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट से। यूपी जो लोग देते हैं या ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स, मैं एक एग्जाम्पल पे बस यूपी कोट कर रही हूँ, उनमें पूछा जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है। अब लोग घूमते रहते हैं कि कहाँ है रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, तो देखो सेक्शन 15 में पूरा रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट लिखा हुआ है ना, और कौन कौन उसके अलावा भी रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट हो सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ सेक्शन याद करो और ये देख लो कि कौन कौन इंटाइटल्ड है, क्योंकि ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन नहीं ऑब्टेन कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। तो कौन कौन ऑब्टेन कर सकता है, एनी पार्टी देयर टू, रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल और एनी पार्टी देयर टू। अब ये देख लो यहाँ पे ये जो प्रोवाइजो है ना, ये लर्निंग स्किल सॉल्वेंसी वाला, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट अगर सेटलमेंट ऑफ मैरिज, कॉम्प्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली है अगर, तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि बेनिफिशियली इंटाइटल्ड है ना। अगर कोई टेनेंट के लिए है तो रिमाइंडर मैन, रिवर्जनर इन पोजीशन, रिवर्जनर इन रिमाइंडर, एलएलपी, ये देखो एलएलपी वाला एफ है ना, न्यूली इंसर्टेड है, तो इसको थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। बाकी जी में कंपनी है और एच में प्रमोटर्स हैं एक्सेट्रा, इसको पढ़ लेना ध्यान से। फिर आता है पर्सनल बार्स टू रिलीफ। ये कहता है कि किस किस के अगेंस्ट इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता है। पहला, जिसने सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ले लिया हो अंडर सेक्शन 20, ठीक है। यहाँ से ये भी याद करते चलो कि सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस कहाँ है, सेक्शन 20 में है। या हु हैज़ बिकम इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग और वायलेट्स एनी एसेंशियल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन हिज पार्ट रिमेन्स टू बी परफॉर्म्ड और एक्ट्स इन फ्रॉड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और विलफुली एक्ट्स एट वेरियंस विद और इन सबवर्शन ऑफ द, मतलब कौन, समझो पर्सनल बार्स क्या क्या, कि जो जिसने सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ले ली हो या जो इनकेपेबल हो परफॉर्मिंग का, या कोई ऐसा टर्म जिसने वायलेट किया हो। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये भी अमेंडमेंट से है, हु फेल्स टू प्रूव कि मैं तो रेडी और विलिंग था, है ना। अब रेडी और विलिंग के भी काफ़ी इंटरप्रिटेशंस होते हैं, इनको अगर आप चाहिए तो डिटेल में देख लीजिए, लेकिन प्रिलिमिनरी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मेंस के लिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैं इसीलिए हाईलाइट करती हुई चल रही हूँ, ठीक है। बस यहाँ पे पढ़ लेना, रेडीनेस विलिंगनेस एक्सप्लेनेशन में भी 2 में है ना। इसके बाद आता है सेक्शन 17, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सुपरफिशियली इंपॉर्टेंट, बस ऐसे आप हेडिंग देख लीजिए, काम बन जाएगा। 18 में है, अगर इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता है एक्सेप्ट वेरिएशन, तो क्या होगा कि प्लेंटिफ कैन नॉट ऑब्टेन द परफॉर्मेंस एक्सेप्ट द वेरिएशन, ठीक है। बाकी ये 3 क्लॉजेज हैं जिसमें बात करी गई है कि अगर फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस रिप्रेजेंटेशन से रिटन कॉन्ट्रैक्ट के जो है टर्म्स चेंज हो रहे हैं, तो उसके मतलब बेसिस पे वेरिएशन बताया जा सकता है। और इसी से कोई एक लीगल रिजल्ट की बात है, अगर वो नहीं आ रहा है तो उससे बात करेंगे सेकंड क्लॉज में, बी में। सी में ये कह रहा है कि वेयर द पार्टीज हैव सब्सिक्वेंटली टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेरीड इट्स टर्म्स, तो ये देख लीजिएगा थोड़ा वेरिएशन के हिसाब से, ये आपका इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 18, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 19 में, रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्सन्स क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल, ठीक है, मे बी इन्फोर्स अगेंस्ट। वहाँ पे देखो सेक्शन 15 में हमने देखा ना कि कौन कौन सीख कर सकता है इन्फोर्समेंट, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसके अगेंस्ट इन्फोर्स हो सकता है, तो उसमें भी देखो वही सब बातें हैं, इधर पार्टी या कोई ऐसा पर्सन हु इज़ क्लेमिंग अंडर देम या अंडर अ टाइटल। सी में देख लो, सी ए में वही जो है क्या कहते हैं अमेंडमेंट से आया है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए कंपनी का प्रोविज़न है, प्रमोटर्स का प्रोविज़न है। उसके बाद सेक्शन 20 पे आते हैं, जो कि पूरा ही आप देखिए 2018 अमेंडमेंट से आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब मतलब इंडेक्स बेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, इसके अलावा कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल भी बनता है। ये कह रहा है कि वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज़ ब्रोकन ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस बाई
non-performance of promise by any party, the party who suffers by such breach shall have the option of substituted performance through a third party. इसको आप कॉन्ट्रैक्ट से भी आप इसको वो कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, जहाँ पे किसी थर्ड पार्टी से आप कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस ले लो। तो ऐसे में रिकवर कर सकता है एक्सपेंसेस एंड अदर कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड, स्पेंट और सफर्ड बाय हिम। तो ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा, है ना। नोटिस और 30 डेज़ का जो नोटिस है क्लॉज 2 में, उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। और यहाँ पे ये भी समझ लो कि क्लॉज 3 में लिखा है कि अगर आपने सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा लिया है तो कोई और क्लेम नहीं कर सकते हो रिलीफ, ठीक है। फोर्थ में ये है कि nothing in this section shall prevent the party who has suffered breach of contract from claiming compensation from the party in breach, ठीक है। compensation का प्रोविज़न अभी भी खुला हुआ है। थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। 20A में है स्पेशल प्रोविजंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये देखो 20A, B, C थोड़े नए अमेंडमेंट्स आए हैं। क्यों? क्योंकि ये अमेंडमेंट का मोटिव क्या था, लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कोई हिंड्रेंस ना आए, जल्दी जल्दी पूरे हों, ताकि सारे लोग कंपनीज आएँ इंडिया में प्रोजेक्ट लेने। तो यहाँ पे बस 20A में ये कह रहा है कि कोई इंजंक्शन नहीं लगेगा। 20B में स्पेशल कोर्ट्स लगेंगे और 20C में है एक्सपीडिशियस डिस्पोजल, जिसमें 12 मंथ्स का पीरियड दिया हुआ है, ठीक है। बाकी 21 देख लो, कॉम्पेंसेशन की बात करता है। ये भी इंडेक्स बेस से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये लिखा है कि इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्लेंटिफ कॉम्पेंसेशन भी क्लेम कर सकता है इन एडिशन टू सच परफॉर्मेंस, ठीक है। उसके बाद आप थोड़े से इसमें क्लॉजेज हैं, इनको ध्यान से देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल बन सकता है। इसका रेफरेंस सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी है ना। थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 21 में कॉम्पेंसेशन है, तो 22 में रिलीफ मिलता है फॉर पोजीशन पार्टीशन रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी। तो ये सब कैसे होगा, CPC के हिसाब से होगा। पोजीशन पार्टीशन एंड सेपरेट पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी इन एडिशन टू सच परफॉर्मेंस, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा, CPC के प्रोविज़न को मद्देनज़र में रखते हुए करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लॉज 3 भी इसमें देखो कंपनसेशन की भी बात करी गई है सेक्शन 21 का। बाकी 23 क्या कह रहा है कि अगर लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस है तो वो कोई बार नहीं होगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे। ये भी दोनों तरीके से पूछा जाता है, आपका कॉन्सेप्ट बेस भी पूछा जाता है सवाल, इस पर सिचुएशन दे देते हैं और साथ ही में इंडेक्स से भी पूछते हैं, ठीक है। 24 में अगर मान लीजिए अभी तक यहाँ पे ये बात हुई कि कॉम्पेंसेशन मांग सकते हैं स्पेसिफिक रिलीफ के एडवांस में। 23 में बोलता है कि लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस इज़ नॉट अ बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। 24 में ये कहता है कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डिसमिसल हो गया है तो बार ऑफ सूट हो जाता है फॉर कॉम्पेंसेशन ऑल्सो, ठीक है। बाकी 25 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं। 26 इम्पॉर्टेंट है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स रेक्टिफाइड हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे फ्रॉड, अगर म्यूचुअल मिस्टेक या फ्रॉड है पार्टीज़ का, है ना, और अगर वो नेसेसरी और रियल इंटेंशन नहीं पोर्ट्रे कर रहा है तो रेक्टिफिकेशन हो सकता है। कौन कौन करवा सकता है, पार्टी, रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, प्लेंटिफ जहाँ से कोई इंस्ट्रूमेंट से राइट अराइज हो रहा है, ठीक है, डिफेंडेंट जैसे कि क्लॉज B में दिया है ना। और इसको पूरा ऐसे ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा कि कब कब रेक्टिफिकेशन हो सकता है, इससे कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल भी बनते हैं। अब जब रेक्टिफिकेशन हो सकता है तो रिसेशन भी हो सकता है ना। और उसका भी देख लीजिएगा कि कब कब रेसिशन हो सकता है, जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल और टर्मिनेबल हो, अनलॉफुल हो, है ना, या फिर नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट क्लॉज 2 देखिएगा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 द कोर्ट में रिफ्यूज़ टू रीस्काइंड। अब ये भी सवाल बनते हैं कि कहाँ कहाँ रिफ्यूज़ कर सकता है रीस्काइंड करने को। तो ये जो कंडीशन है इसमें दिया है कि कब कब रिफ्यूज़ कर सकता है, इनको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। 28 नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। 29 में ऑल्टरनेटिव प्रेयर की बात करी गई है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट में आप ऑल्टरनेटिव प्रेयर ले सकते हो रिसेशन की, ठीक है। उसके अलावा 30 में यही है, अगर रिसेशन हो रहा है तो इक्विटी होगी, सबको अपना रिन्यूमरेशन वगैरह मिल जाएगा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। 31 इंपॉर्टेंट है, कब कैंसिलेशन हो सकता है, इसको पढ़ लीजिएगा। वॉइड है, अगर वॉइडेबल है, कोर्ट अपने डिस्क्रिशन में है यहाँ पे डिस्क्रिशन में, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट से रिलेटेड बात करी गई है। इन्होंने कहा है कि इफ़ द इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोर्ट शैल सेंड अ कॉपी ऑफ इट्स डिक्री टू द ऑफिसर इन हुज ऑफिस द इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन सो रजिस्टर्ड, ठीक है। कोर्ट को डिक्री भेजनी पड़ेगी कि भाई अपने ये कैंसिल कर दिया है, ठीक है।
आगे बढ़ो, पार्शियली कैंसल्ड का प्रोविजन 32 में है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे वहाँ पे इक्विटी की बात आई थी 30 में, यहाँ पे 33 में क्या कह रहा है कि पर्सन टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड और कॉम्पनसेशन टू बी मेड व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज कैंसल्ड और इज सक्सेसफुली रेजिस्टेड एज बीइंग वॉइड और वॉइडेबल। उसके अलावा डिक्लेरेटरी डिक्रीज का प्रोविजन आपका 34 में है। लीगल कैरेक्टर अगर किसी भी पर्सन को इंटाइटल्ड है, कोई राइट है, तो वो इंस्टीट्यूट कर सकता है सूट एक्सेट्रा, ठीक है। फिर डिक्लेरेशन का इफेक्ट है 35 में। फिर आता है प्रिवेंटिव रिलीफ। तो प्रिवेंटिव रिलीफ ग्रांटेड होती है डिस्क्रिशन पे, ठीक है। दो तरीके के हैं इंजंक्शंस, टेम्परेरी होते हैं और परपेचुअल होते हैं। तो जो टेम्परेरी होते हैं उनका पूरा जो है सीपीसी मामला संभालता है, ठीक है। टेम्परेरी का पूरा मामला सीपीसी संभालता है, लेकिन जो परपेचुअल हैं वो एसआरए से डील होते हैं और उनका ही प्रोविज़न दिया है चैप्टर 8 में, ठीक है। तो चैप्टर 8 में ये देखो, टेम्परेरी के तो 3 वो होते हैं ना, 3 क्राइटेरिया होते हैं, प्राइमा फेसाई केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इरिपेरेबल इंजरी, तब आप टेम्परेरी इंजंक्शन देते हो। उसका पूरा प्रोविज़न है आपका सीपीसी में। उसको वायलेट करने का भी प्रोविज़न है, इम्प्रिजनमेंट है ना सीपीसी में। कितना इम्प्रिजनमेंट है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फिर आता है 38, ये बताता है परपेचुअल इंजंक्शन के बारे में और मैंडेटरी इंजंक्शन के बारे में। तो देखो यहाँ पे क्या है, नीचे क्लॉज 3 में सीधे आते हैं, उसमें लिखा है कि इन केसेस में ABCD केसेस में आपका परपेचुअल इंजंक्शन दिया जा सकता है। तो देखो इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, इनसे कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल आएगा कि कब दे सकते हैं और कब नहीं दे सकते, ठीक है। बाकी क्लॉज 2 भी इम्पॉर्टेंट है ना, और इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर मैंडेटरी इंजंक्शन पे ज़रूर से सवाल आता है, व्हेन टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन इट इज़ नेसेसरी टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्ट्स विच द कोर्ट इज़ केपेबल ऑफ इन्फोर्सिंग। कोर्ट में ये भी डिस्क्रिशनरी रेमेडी है, ग्रांट एन इंजंक्शन टू किस लिए, 2 तरीके के काम के लिए कर सकता है इंजंक्शन। पहला ब्रीच टू प्रिवेंट द ब्रीच कंप्लेंट ऑफ, या फिर कंपेल भी कर सकता है टू कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ द रिक्विजिट एक्ट्स, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 20 जो कि बात करता है डैमेजेस इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू इंजंक्शन। तो ये भी जैसे स्पेसिफिक रिलीज में था कि डैमेजेस एक्स्ट्रा दिए जा सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे इंजंक्शन के साथ की बात कर रहा है। फिर इंजंक्शन कब रिफ्यूज़ किया जा सकता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा, क्योंकि क्या नहीं किया जा सकता है इस पर बहुत सवाल बनते हैं, ठीक है। 42 में इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट, ठीक है। ये इंडेक्स बेस से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम सीधे आ जाते हैं शेड्यूल में। देखो शेड्यूल इसलिए इंपॉर्टेंट है, कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगी कि 20A में और 41HA में बताया गया है कि शेड्यूल देखो। तो शेड्यूल में क्या आता है क्या नहीं, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सी चीज़ है जो शेड्यूल में इंक्लूडेड है कि नहीं। तो देखो ट्रांसपोर्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है। एनर्जी में क्या क्या इंक्लूडेड है थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। वाटर एंड सैनिटेशन में ध्यान से, कम्युनिकेशन में क्या है, सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, ये सब थोड़ा सा बहुत छोटा सा काम है, लेकिन अगर कर लोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, जो शायद कुछ लोगों को ना मिले जिन्होंने हमारा वीडियो नहीं देखा होगा या नहीं सुना होगा कि शेड्यूल पढ़ना है थोड़ा सा, ठीक है। दैट्स इट अबाउट दी SRA। इस वीडियो में मैंने सब कुछ हाईलाइट कर दिया जो भी आपको SRA में पढ़ना है और किस नज़रिए से पढ़ना है, इंडेक्स के नज़रिए से पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट के नज़रिए से पढ़ना है। दैट्स इट, आई एम साइनिंग ऑफ विद दिस। Thank you, bye bye, thanks for watching. Please like, share, subscribe and comment, show us your love so that you know we get motivated to do ज़्यादा मेहनत, बहुत मेहनत लगती है इस काम में, तो आप थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे तो हम थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करेंगे। That's it, bye bye, happy learning, take care, happy learning, bye bye.